जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने कंफर्म किया है कि जो डॉपर इफेक्ट है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम शुरू करने जा रही हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम क्या है कि हमने एक ऐसा पाइप लेना है जिसमें से हमने एयर को पास कराना है, या फिर हम उसमें से साउंड वेव्स को पास करा सकें। स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट आपके ध्यान में है कि दो वेव्स हों, उन दोनों वेव्स की आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी हो लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो वो क्रिएट करती हैं स्टेशनरी वेव्स को। स्टेशनरी वेव्स अब हमने बनानी है एक एयर कॉलम के अंदर। मिसाल के तौर पर वो एयर कॉलम क्या है, आपके पास ये एयर कॉलम बना लें। ये एयर कॉलम है, आपके पास एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है, जिसमें से हमने साउंड वेव्स को पास कराना है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने एयर कॉलम लिया है ये दोनों हिस्सों से ओपन है, इसको हमने कहीं भी क्लोज नहीं हुआ। ये वाला हिस्सा भी आपके पास ओपन है और ये वाला हिस्सा भी आपके पास ओपन है। अब हम किसी भी हिस्से से जब वेव्स को पास कराएंगे तो वो वेव इस तरह से ट्रेवल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, दो वेव यहाँ पे क्रिएट की है हमने। एक वेव आपके पास जा रही है राइट की तरफ और दूसरी वेव आपके पास जा रही है लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ओपन है दोनों हिस्सों से। इसी वजह से क्या है कि लाइट या फिर साउंड वेव्स जो है हम दोनों हिस्सों से इसमें से पास करा सकते हैं। जब दोनों हिस्सों से पास कराएंगे तो ये वाली वेव जो राइट की तरफ जा रही हो इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये वाली वेव जो लेफ्ट की तरफ जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन आपके पास अपोजिट है। वन वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड अदर वेव इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, so these will follow the condition of stationary waves, because हमारे पास जो stationary waves की डेफिनेशन है वो भी यही होती है कि दो waves हो, उन दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो बट डिफरेंट डायरेक्शन हो, दे विल क्रिएट स्टेशनरी वेव। तो इन दोनों को हम नाम देंगे स्टेशनरी वेव्स का। लेकिन हमने कंडीशन क्या ली है कि जो हमने ऑर्गन पाइप लिया है, जो हमने एयर कॉलम लिया है, वो एयर कॉलम जो है दोनों हिस्सों से ओपन है। डियर स्टूडेंट, हम नोड और एंटी नोड के बारे में पढ़ चुके हैं कि नोड ऐसा पॉइंट होता है स्टेशनरी वेव्स के अंदर जहां पे एम्पलीट्यूड 0 आता है, और एंटी नोड एक ऐसा पॉइंट होता है स्टेशनरी वेव्स के अंदर जहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम आता है। इसमें हम देख लेते हैं कि नोड कहां बनेगा और एंटी नोड कहां बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पाइप है आपके पास ये दोनों हिस्सों से ओपन है, इसका लेफ्ट फेज भी ओपन है, इसका राइट फेज भी ओपन है। तो जो हिस्सा ओपन होता है उस हिस्से के अंदर क्या होता है, एंटी नोड बनता है दोनों तरफ। अगर हम हिस्सा ये क्लोज कर देते तो यहाँ पे नोड बन जाता, क्योंकि हम के पास ये वाला हिस्सा भी ओपन है, ये वाला हिस्सा भी ओपन है। जब दोनों हिस्से ओपन होंगे तो दोनों तरफ ही आपके पास एंटी नोड बनेगा, यानी हमारे पास इस पाइप के अंदर लेफ्ट रीजन में भी एंटी नोड बनेगा और राइट रीजन में भी एंटी नोड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पाइप लिया है, हमारा जो ऑर्गन पाइप है, हमारा जो एयर कॉलम है, वो दोनों हिस्सों से ओपन है। और जब आपके पास ऑर्गन पाइप दोनों हिस्सों से ओपन होता है, जो दो वेव्स हम इसमें बना रहे हैं, तो दोनों तरफ उन वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। और स्टेशनरी वेव्स के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आए वहां पे एंटी नोड बनता है, और जहां पे एम्पलीट्यूड 0 आए या फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम आए वहां पे आपके पास बनता है जी नोड। अब हमने डिस्टेंस निकालना है इस एंटी नोड के दरमियान और इस एंटी नोड के दरमियान।
स्टेशनरी वेव वाला टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब दो नोड हो या फिर जब दो एंटी नोड हो तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो आपके पास होता है लैम्डा बाई 2, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वन एंटी नोड टू अदर एंटी नोड विल बी लैम्डा बाई 2, यानी इस एंटी नोड से लेकर इस एंटी नोड तक जो फासला होगा वो आपके पास होगा लैम्डा बाई 2 का। इसके अलावा लैम्डा का जनरल रिलेशन होता है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2L ओवर n। ये आपके पास बन जाता है लैम्डा, लैम्डा जिससे हम वेवलेंथ का नाम देता है, ये बराबर होता है 2L ओवर n। लेकिन हमें लैम्डा तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो कि क्रिएट हो रही है इस एयर कलम के अंदर। इस एयर कलम के अंदर क्या है, जो वेव्स बन रही हैं वो वेव्स फ्रीली मूव कर रही हैं दोनों तरफ से। क्यों फ्रीली मूव कर रही हैं? क्योंकि ये वाला हिस्सा भी हमने ऊपर रखा हुआ है और ये वाला हिस्सा भी ऊपर रखा हुआ है। जब दोनों ही हिस्से ओपन है तो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों तरफ ही ज्यादा बनेगा। जब वेव्स का एम्पलीट्यूड दोनों तरफ ज्यादा बनेगा तो लेफ्ट हिस्से में भी आपके पास एंटीनोड आ रहा है और राइट हिस्से में भी आपके पास एंटीनोड आ रहा है, क्योंकि जब दोनों तरफ एंटीनोड बन रहा हो तो एंटीनोड और एंटीनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 का बनता है। तो हमारे पास लैम्डा का जो जनरल रिलेशन है वो आपके पास आ रहा होता है 2L ओवर n। लेकिन स्टूडेंट हमने बेसिक करना क्या है, हमने इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का आपके पास एक सिंपल फार्मूला होता है, V is equal to F lambda and F will be equal to V over lambda। V वेव की स्पीड, F वेव्स की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है ये आपके पास वेवलेंथ है। इसमें से हमने करना क्या है, हमने ये F फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये जो लैम्डा की वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दें, आपके पास F आ जाएगा। सो F विल बी इक्वल टू V ओवर 2L ओवर n। ये जो आपके पास n है ये बटे का बटा है, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो होगी NV ओवर 2L। इसे हम Fn का नाम देते हैं, यानी ये n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें दो वेव्स ही बनेंगी, इसमें हजारों वेव्स बनेगी, क्योंकि हमारा जो पाइप है वो दोनों ही से ओपन है और कंटिन्यूअसली इसमें से वेव्स पास होती रहेंगी। जब इसमें से वेव्स पास होती रहेंगी तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज है ये भी आपके पास चेंज होती रहेंगी। एक फ्रीक्वेंसी F1 आ जाएगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास F2 होगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास F3 होगी, F4, F5, इस तरह से फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी। यानी ये जो हमारे पास Fn है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। यानी n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी। इस तरह अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगी इसकी तीसरी फ्रीक्वेंसी। यानी n की वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास होंगी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये n की वैल्यूज जो हैं ये आगे ट्रेवल करती रहती हैं। कि अगर हमने पहली फ्रीक्वेंसी लेनी है, अगर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेनी है तो हम n को 1 पुट करेंगे, अगर हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी लेनी है तो n को 2 पुट करेंगे, अगर हमने तीसरी फ्रीक्वेंसी लेनी है तो n को 3 पुट करेंगे। इस तरह यहाँ भी हमारे पास n 1 2 3 4 इस तरह से आता रहेगा। ये हमारे पास थी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, हमने स्टेशनरी वेव्स को क्रिएट करना था एक एयर कॉलम के अंदर। वो एयर कॉलम क्या था, वो एयर कॉलम दोनों हिस्सों से ओपन था। अगर वो दोनों हिस्सों से ओपन था तो दोनों तरफ ही हमारे पास एंटीनोड बन रहा था। लेफ्ट हिस्से में भी हमारे पास एंटीनोड बन रहा था और राइट हिस्से में भी हमारे पास एंटीनोड बन रहा था। फिर हमने कहा कि दो एंटीनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है लैम्डा बाई 2 का, और लैम्डा का रिलेशन हमारे पास होता है 2L ओवर n। स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है V इज इक्वल टू F लैम्डा। यहाँ से हमें F चाहिए था, F आपके पास आ गया V ओवर लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आया था वो आपके पास आया था NV ओवर 2n।
ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, इसकी फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर जो एयर कॉलम हम ले रहे हैं वो एयर कॉलम क्या है, दोनों हिस्सों से ओपन है। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि जो एयर कॉलम हमने बनाया था उसको हम एक हिस्से से क्लोज कर देते हैं, दूसरा हिस्से इसको ओपन रहने देते हैं। इस तरह से हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, इन सेकंड कंडीशन जो हमने पाइप लिया है, जो हमने आर्गन पाइप लिया है, जो हमने एयर कॉलम लिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला हिस्सा है वो हमने क्लोज कर दिया है और जो इसका ये वाला हिस्सा है वो हमने ओपन रखा है। यानी जो दो हिस्से हम पहले बना रहे थे उनके अंदर पहले क्या था, दोनों ही हिस्से ओपन थे, लेफ्ट फेस भी उसका ओपन था, राइट फेस भी उसका ओपन था। लेकिन अब हमने जो आर्गन पाइप लिया है, अब हमने जो एयर कॉलम लिया है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक हिस्सा हमने क्लोज कर दिया है और दूसरा हिस्सा हमने ओपन रखा है। इसके अंदर भी वही स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी, वन वेव मूविंग टुवर्ड राइट एंड अदर वेव मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट। सो दो वेव्स हमारे पास जब होती हैं, अगर उन दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होती है और डिफरेंट डायरेक्शन होती है तो वो आपके पास स्टेशनरी वेव बना रही होती हैं। यानी जब हमने पाइप को एक हिस्से से ओपन रखा है, दूसरे हिस्से से क्लोज कर दिया है, फिर भी हमारे पास इसके अंदर वो स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही। अब फर्क क्या है इसमें, जो हिस्सा डियर स्टूडेंट हमने क्लोज कर दिया है, जिस हिस्से को हमने क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे जो वेव्स की मोशन है वो फ्रीज हो जाएगी। अब यहां से वेव फ्रीली आगे मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं मूव कर सकती, क्योंकि अब हमारे पास पाइप यहां से ओपन हो गया। इसलिए जो भी वेव यहाँ पे आके टकराएंगी, टकराते वक्त उनका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। यानी इस हिस्से के अंदर हमारे पास जो पहले तरह मोशन हो रही थी, क्या था कि ये हिस्सा जब ओपन था तो यहाँ से वेव फ्रीली मूव कर रही थी। जब फ्रीली मूव कर रही थी तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। लेकिन अब हमने इसको क्या किया है, अब हमने ये वाला हिस्सा उनके लिए क्लोज कर दिया है। सो द वेव विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली because this region of pipe is closed. So at this region the amplitude of wave will be zero. We know that in stationary waves where the amplitude of wave becomes zero, this point is called node. यानी इस हिस्से में आपके पास नोड बनेगा और जहां से वेव फ्री मूव कर रही थी उस हिस्से में आपके पास बनेगा एंटी नोड। सो पहली कंडीशन में और इस कंडीशन में फर्क क्या आया है कि पहली कंडीशन के अंदर क्योंकि हमारे पास पाइप के दोनों हिस्से ओपन थे, जब दोनों हिस्से ओपन थे तो दोनों तरफ ही एंटी नोड बन रहा था, लेफ्ट पे भी आपके पास एंटी नोड था और राइट पे भी एंटी नोड था। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया है, जो पाइप हमने लिया है, जो आर्गन पाइप हमने लिया है, जो एयर कॉलम हमने लिया है, उसका एक हिस्सा हमने क्लोज कर दिया है, एक हिस्सा हमने ओपन रखा है। फिर हमने कहा जो हिस्सा ओपन होता है उसको तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन हिस्से में हमेशा एंटी नोड ही बनेगा। लेकिन जो हिस्सा हमने क्लोज किया है उस क्लोज हिस्से में एंटी नोड नहीं बनेगा, अब वहां नोड बनेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन या वेव्स की जो मोशन है वो यहाँ पे फ्री नहीं है। फ्री होती तो यहाँ भी आपके पास एंटी नोड ही बन जाता। अब यहाँ पे वेव की मोशन फ्रीज होगी, जब वेव्स की मोशन यहाँ फ्रीज होगी तो यानी यहाँ पे वेव्स का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा और स्टेशनरी वेव्स के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ वेव्स का एम्पलीट्यूड जीरो हो उसे हम नाम देते हैं नोड का। अब हमने डिस्टेंस निकालना है एक एंटी नोड से लेकर दूसरे नोड तक। स्टेशनरी वेव वाला टॉपिक में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एंटी नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास होता है λ/4 का।
फर्क क्या है? पहले जो डिस्टेंस हमारे पास आया था वो था एक एंटीनोड से दूसरे एंटीनोड तक, जो कि हमारे पास आया था λ/2 का। लेकिन अब जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस है एक एंटीनोड से दूसरे नोड तक, जो कि आपके पास आता है λ/4 का। वहां पे आपके पास λ/2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास λ/4 आएगा। इसमें भी हमारा पर्पस क्या है? इसकी भी हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है कि इसमें जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आती है उसका रिलेशन क्या है। पहले जो हमने निकाला था स्टूडेंट्स, वो आपके पास आया था Fn इज इक्वल टू NV/2L। कब? जब आपके पास जो पाइप हमने लिया था वो दोनों हिस्सों से ओपन था। अब क्योंकि हमने पाइप का एक हिस्सा क्लोज कर दिया है, एक हिस्सा ओपन रखा है, तो इसमें जो डिस्टेंस आया है वो λ/4 का आया है। तो फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। वो फार्मूला क्या आएगा अब आपके पास? Fn इज इक्वल टू NV/4L। क्या फर्क है दोनों रिलेशन में जी? पहले आपके पास आया था NV/2L। क्यों 2L आया था? क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा था वो λ/2 का आ रहा था। लेकिन अब जो हमारे पास रिलेशन आया है, कब? जब हमने एक हिस्सा क्लोज रखा है, एक हिस्सा ओपन रखा है, तो इसमें रिलेशन आपके पास आ गया है NV/4L। वहां पे जो n की वैल्यूज हमने बनाई थी वो n की वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6, यानी उसमें हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे। मिसाल के तौर पर 1 एक पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर। कब? जब दोनों हिस्सों से पाइप हमारा ओपन था। अब जब हमने एक हिस्सा पाइप का क्लोज कर दिया है, इसमें जो n की वैल्यूज हम लेंगे वो इस तरह से होंगी। इसमें हम n के लिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे, इसमें हम ओनली यूज करेंगे ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर यूज करेंगे सिर्फ। कौन कौन से ऑड नंबर? 1 3 5 7 9, यानी इसमें इवन नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड नंबर आएंगे। क्यों इसमें इवन नंबर नहीं आते? क्योंकि इसमें जो हमने वेव्स बनाई है, अगर फर्ज किया कि हम इवन नंबर इसमें इंक्लूड कर देते हैं, फिर देखें रिलेशन कैसे बनेगा। फर्ज किया कि हमारे पास n की वैल्यू जो है 2 है यहाँ पे, या n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये रिलेशन इस तरह बन जाएगा 4V/4L। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 6 है, या हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 8 है, तो वो जो हम इवन नंबर ले रहे हैं तो वो नीचे वाले 4 से हमेशा कैंसल आउट होके दोबारा से हमारे पास ये कंडीशन दे देगा। इसलिए हम कहते हैं इसमें हमने यूज करने हैं ओनली ऑड नंबर ऑफ इंटीजर, यानी 1 के बाद अगर हम दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए n को 2 नहीं पुट करेंगे, n को हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इवन नंबर तो लेने नहीं है। अगर हमारा पाइप होता ना दोनों हिस्सों से ओपन, उसमें हम सारे नंबर ले सकते थे। उसमें हम इवन भी लेते थे, उसमें हम ऑड भी लेते थे, उसमें जो सारे इंटीजर आ रहे थे वो हम तरतीब से ले रहे थे। लेकिन अगर हमने पाइप का एक हिस्सा क्लोज कर दिया, दूसरा हिस्सा ओपन रहने दिया, तो उसमें हमने यूज करने हैं ओनली ऑड नंबर ऑफ इंटीजर। 1 3 3 के बाद 5, यानी अगर आपने 1 को पुट करके पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप n को 2 नहीं पुट करेंगे, n को आप 3 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3V/4L। इसी तरह अगर आप n को 5 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 5V/4L के। आपने n को 2 नहीं पुट करना जी, क्योंकि एक बच्चे का सवाल आया है कि सर हमने n की वैल्यू 9 तक क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास जो ऑड नंबर है वो तकरीबन यही आते हैं। आप इसके बाद 11 पुट कर सकते हैं, इसके बाद आप 13 भी पुट कर सकते हैं, इसके बाद 15 भी, यानी इवन नंबर के अलावा ये आगे सो ऑन है, आगे ये वैल्यूज चल रही हैं। इसमें आपने सिर्फ इवन नंबर नहीं पुट कर सकते, ऑड नंबर आप जो मर्जी पुट कर दें, वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से कैलकुलेट वो करा देगी। जी, एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि आर्गन पाइप का लफ्ज यूज हुआ है।
आर्गन पाइप क्या है कि जिसमें से हम लाइट को पास करा सकें, यानी एक ऐसा पाइप हम लेते हैं जिसके अंदर हम लाइट को पास करा लें, क्योंकि यानी वेव्स वाली जो टाइप चीजें हैं उसको हम पास करा सकते हैं। लाइट हमें पता है वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है, साउंड हमें पता है वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि उसको वेव्स की स्टडी के लिए हम एक पाइप बनाते हैं जिससे हम ऑर्गन पाइप का नाम देते हैं, या फिर यहाँ पे हमने लिखा हुआ एयर कॉलम, यानी जिसमें से हम एयर को हम पास करा सकें। जी एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि सर हम क्या यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव तो तब आपके पास होता है जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो, और वो फिनोमिना सिर्फ इंटरफेरेंस में पाया जाता है कि जब दो वेव इंटरफेयर कर रही हो, हम देखते हैं कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा हो वहां पे हम नेगेटिव नंबर यूज करते हैं, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो तो वहां पे पॉजिटिव यूज करते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो दो वेव्स बन रही होती है उन दो वेव्स की सेम डायरेक्शन होती है और सेम फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टेशनरी वेव्स के अंदर कभी भी दो वेव एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक वेव राइट की तरफ जा रही है, उसका अपना पाथ है, दूसरी वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, उसका अपना पाथ है। इसलिए इसके अंदर हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर को यूज नहीं करेंगे। जी एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर हम नोड को भी नेगेटिव में ले सकते हैं? नेगेटिव में वैल्यूज इसमें नहीं शो होती, क्योंकि हम जो फासला ले रहे होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, वो हमेशा हम पॉजिटिव में ले रहे होते हैं। ये जो हमने लिया हो ना λ/4, फर्ज किया लैम्डा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो λ/4 का मतलब क्या है कि 20 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर तो आपके पास 5 आएगा, लेकिन वो 5 पॉजिटिव के अंदर। वेव लेंथ, जो लेंथ हम लेते हैं ना लेंथ, वो लेंथ हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू शो कराती है। जी एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि वाई स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स? क्यों स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं इनको? क्योंकि इनको हम एक रीजन के अंदर बाउंड कर रहे होते हैं, कि हमने एक आर्गन पाइप लिया है, वो वेव्स हम उसी के अंदर ही बना रहे हैं, इसके आगे तो वो जा नहीं सकती। इसलिए अगर हमने फर्ज के एक स्ट्रिंग ली है, रस्सी ली है, तो जो वेव्स हम बना रहे हैं वो रस्सी से बाहर तो नहीं जा रही, इसलिए हम स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स का नाम भी देते हैं। तो स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव तकरीबन सेम कंसेप्ट है। कुछ स्टूडेंट हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जी एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर क्या दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं? नहीं बच्चे, क्योंकि जब हम स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट ले रहे होते हैं तो शर्त क्या है स्टेशनरी वेव की? स्टेशनरी वेव का प्रिंसिपल क्या है कि जो वेव जो हम बना रहे हैं उन दोनों वेव्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। अगर हम उनको सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कराते हैं तो सेम डायरेक्शन के अंदर तो वो इंटरफेयर कर जाएंगे। हम इंटरफेरेंस तो उनकी नहीं ले रहे, हम उनकी ले रहे हैं स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन। तो स्टेशनरी वेव्स में कंडीशन क्या है कि वेव्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। यस बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है या शॉर्ट क्वेश्चन में है? ये बच्चे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये दोनों में से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो वो स्ट्रिंग वाला पूछ लेगा, लेकिन दोनों में प्रोसेस तकरीबन मिलता जुलता है। स्ट्रिंग वाले में भी आपने ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, और एयर कॉलम वाले में भी आपने ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। जी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे इवन नंबर यूज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या गलत तस्वर होगा? जी बिल्कुल बच्चे, आपका क्वेश्चन गलत ही तस्वर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इवन नंबर लेते हैं तो इवन नंबर नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो नीचे वाले 4 से कैंसिल होते हैं तो दोबारा से आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, लेकिन ये कंडीशन तो तब आनी चाहिए हमारे पास जब दोनों हिस्सों से पाइप ओपन हो। लेकिन अब तो हमारा पाइप क्योंकि एक हिस्से से ओपन है और दूसरे हिस्से से क्लोज है, इसलिए हमारे पास कंडीशन भी डिफरेंट आएगी। उस कंडीशन के अंदर वी विल ओनली यूज ऑड नंबर। जी बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर इसको एक बार रिपीट करा दें। स्टेशनरी वेव्स हमने बनानी है एयर कॉलम के अंदर। इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे स्टेशनरी वेव्स
इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, वहां पे हमने एक रस्सी के अंदर उन वेव्स को क्रिएट किया था। अब हमने ये स्टेशनरी वेव बनानी है एक ऑर्गन पाइप या फिर एक एयर कॉलम के अंदर। पहली कंडीशन को जो हमने डिस्कस किया था, जी बच्चे का क्वेश्चन आया कि स्टेशनरी वेव में क्या ये बैंड भी हो सकती है? जी हाँ, बैंड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब हम एक हिस्सा उसका क्लोज कर देते हैं तो वहां से इन वेव्स की रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्लेक्शन के नतीजे में वो हमेशा बैंड ही होंगी। जी जी, इसको रिपीट करा रहे थे कि स्टेशनरी वेव हमने बनाई थी एयर कॉलम के अंदर। पहली कंडीशन के अंदर क्या था, जो हमारा एयर कॉलम है वो दोनों हिस्सों से क्योंकि ओपन था, और दोनों हिस्सों से जब ओपन था तो दोनों तरफ ही आपके पास एंटी नोड बन रहा था। एंटी नोड के दरमियान जो फासला हम ले रहे थे वो था λ/2 का। इस कंडीशन को लेते हुए अगर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, उस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास आया था nv/2n। फिर हमने थोड़ी कंडीशन को चेंज किया। हमने क्या किया, जो पाइप हमने पहले कंसीडर किया था वो पाइप जो दोनों हिस्सों से ओपन था, अब जो पाइप हम कंसीडर कर रहे थे वो पाइप एक हिस्से से क्लोज हो गया, दूसरे हिस्से से हमने उसको ओपन रहने दिया। फिर हमने कहा इसके अंदर भी वही वाली स्टेशनरी वेव्स बनेगी। उन स्टेशनरी वेव्स के अंदर क्या होगा, जो हिस्सा हमने क्लोज किया हुआ है वहां पे नोड बन जाएगा, और जो हिस्सा हमने ओपन रखा हुआ है वहां पे एंटी नोड बन जाएगा। फिर हमने डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया एंटी नोड और नोड के दरमियान, वो डिस्टेंस आपके पास आ गया λ/4 का। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास जनरल जो आएगा वो होगा nv/4n। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकेशन है n के लिए। पहले जो हम n ले रहे थे पाइप दोनों हिस्सों से ओपन के लिए, तो वहां पे n की तमाम वैल्यूज आ रही थी, 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज वो शो करा रहा था। लेकिन जब हमने कहा कि हमारा पाइप एक हिस्से से ओपन हो गया है, तो उसमें जो रिलेशन है, क्यों हमने ऑड नंबर को यूज किया है, इस रिलेशन की कंडीशन को देख कि अगर हम इवन नंबर पोर्ट करते हैं। जी, एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हम दोनों हिस्सों से पाइप को क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक हिस्से से तो हमने वेव्स को अंदर इंटर कराना है। अगर हम पाइप के दोनों हिस्से क्लोज कर दें तो वेव्स तो इसमें इंटर ही नहीं हो सकेंगी। तो जब वेव इंटर ही नहीं होंगी तो स्टेशनरी वेव भी नहीं बनेगी। यानी आप दोनों हिस्से भी इसके ऊपर रख सकते हैं कि दोनों हिस्सों से वेव आप जनरेट करा दें। आप इसका एक हिस्सा भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा आपको लाजमी ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वेव्स को जनरेट कराना है, वेव्स को इसके अंदर हमने इंटर कराना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कि जो हमने ओपन पाइप के लिए कंडीशन ली थी फ्रीक्वेंसी की, वो आपके पास आ गई थी nv/4 है। तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिकेशन लगाई थी कि n को हम जो है वो इवन नंबर नहीं पुट करेंगे, ओनली ऑड नंबर यूज करेंगे। ऑड नंबर से मुराद क्या है, 1 3 5 7 9। यानी अगर आपने पहली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है n को 1 पुट करके, अगर वो कहता है आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो इसमें आपने n को 2 नहीं पुट करना। दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए आपने n को 3 पुट करना है, क्योंकि 1 के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो आपके पास 3 है, ना कि 2 है। 3 के बाद अगर वो तीसरी फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है तो 3 के बाद आप उसमें 5 पुट करेंगे, 5 के बाद आप उसमें 7 पुट करेंगे, 7 के बाद उसमें 9 पुट करेंगे, यानी इवन नंबर की बजाय। ये एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? स्टेशनरी वेव दोनों कंडीशन में बन सकती है, चाहे वो ट्रांसफर वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो। यानी ये जो दोनों वेव हैं ये स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। कि हमारे पास ट्रांसफर वेव के अंदर क्या था, जो पार्टिकल ऑफ वेव थे वो 90 का एंगल बना रहे थे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमारे पास क्या था, जो पार्टिकल ऑफ वेव्स थे वो 180 का एंगल बना रहे थे, यानी या 0 का एंगल बना रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल मूव करते हैं, ट्रांसफर वेव के अंदर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। ये वाली कंडीशन दोनों में अप्लाई हो सकती है, ट्रांसफर के लिए भी और लॉन्गिट्यूडनल के लिए। Still you have 5 minutes, you can ask your question. जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपने लॉन्ग के लिए करना है। जी बच्चों का सवाल आ रहा है कि इसकी डायग्राम बनाएं। डायग्राम में सिंपल आपने क्या करना है, आपने एक पाइप बनाना है। इसके लिए पहली कंडीशन में क्या करना है, इस पाइप को दोनों हिस्सों से ओपन कर देना है। इसके अंदर फिर वो वेव जनरेट करानी है। एक वेव आपके पास यहां से ट्रेवल होगी,
दूसरी कंडीशन तकरीबन सेम डायग्राम है, लेकिन दूसरी कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसका जो एक हिस्सा है वो आप क्लोज कर देते हैं। पहले जो डायग्राम आप बनाएंगे उस जी डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में जरूरी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हो उसमें डायग्राम का होना जरूरी होता है। जी बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो हमारा टेस्ट है ट्यूसडे को, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें जरूरी है एमसीक्यूज भी होंगे। पैटर्न आपको पहले बताया, शायद आपने अभी ज्वाइन किया है, कि आपके उस टेस्ट में 10 एमसीक्यूज होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 2 न्यूमेरिकल। आपका जो टोटल पेपर बनेगा वो 50 मार्क्स का होगा, और हर पेपर ही आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी सिलेबस आपका हर चैप्टर का होगा, और टेस्ट का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर तकरीबन एंड होने वाला है। आपके ध्यान में कोई भी क्वेश्चन इसको लेकर तो इसको आप पूछ सकते हैं। स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग और स्टेशनरी वेव एयर कॉलम, ये दोनों अच्छी तरह आपने तैयार करनी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल हैं, और ये दोनों क्वेश्चन कंसीडर होते हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चों का सवाल आ रहा है कि टेस्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। जी हाँ, टेस्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। जो स्मार्ट सिलेबस में आपके शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है आपने वो करने हैं, जो स्मार्ट सिलेबस में आपके टॉपिक छोड़े हुए हैं वो आपने नहीं करने। इस तरह जो स्मार्ट सिलेबस में आपके न्यूमेरिकल छोड़े हुए हैं वो भी आपने नहीं करने। यानी टोटली जो आपका टेस्ट लाई करेगा वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा, और हर चैप्टर का टेस्ट इसी तरह ही होगा। जो टॉपिक आपके शामिल हैं वो आपने लाजमी करने हैं, जो टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो आपने छोड़ दें। जी कुछ बच्चे अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन पूछें। आप जो चीज़ चैट में देख रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम सवालों का जवाब दूं। हैंड रेस जो लोग कर रहे हैं वो अपना सवाल भी लिख के पूछ सकते हैं। नहीं, टेस्ट आपके जो बनाए हैं हमने वो टेस्ट आपके बनाए हैं चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, यानी 7 तक तो आपने सारे पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आपने इनको तैयार करते रहना है साथ साथ जो लेक्चर हो रहे हैं। टेस्ट आपके होंगे चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक। जी बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है कि चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल नहीं होंगी। जी इस टेस्ट में आप एग्जांपल नहीं करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, लेकिन अगले जो टेस्ट आपके होंगे चैप्टर 3 के, 4 के, 5 के, उसमें आपने एग्जांपल करनी है, और वो एग्जांपल आप लोगों को कराई जा चुकी हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो न्यूमेरिकल आपके हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप सिर्फ उनको कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी इसमें कर लीजिएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है कि पहला चैप्टर क्यों नहीं है। पहला चैप्टर का तकरीबन ये है कि अभी इनकी स्कीम नहीं है बोर्ड की कि पहला चैप्टर वो लॉन्ग में कंसीडर कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला चैप्टर को इसलिए हमने स्किप कर दिया है कि अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है तो सिर्फ हम इसको शॉर्ट के लिए कर लेंगे। तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में हुआ तो इसको हम दोबारा रिपीट कर लेंगे टेस्ट के अंदर ही। तो आपने जो टेस्ट आपके स्टार्ट करने हैं वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने हैं, और आपको ये पता होगा कि आपका जो टेस्ट है वो ट्यूसडे को होना है। आपको टेस्ट का शेड्यूल भी दे चुका है आपको। जी बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट चेक कौन करेंगे। टेस्ट हम लोग ही चेक करेंगे, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। टेस्ट को सॉल्व करने के बाद या फिर में जमा कराने होंगे, और इन टाइम में जमा कराने होंगे, ताकि हम लोग वो चेक करके आप लोगों को रिटर्न कर सकें। टेस्ट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हों आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मुतलका टीचर से। जी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। आप लोग ये टेस्ट से 1 दिन पहले या टेस्ट के 2 दिन पहले हमसे पूछ सकते हैं। उसमें हम आपको बता देंगे कि आपने कौन से लॉन्ग तैयार करने हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे वो तो आपने सारे तैयार करने होंगे। टेस्ट से 1 दिन पहले या टेस्ट से 2 दिन पहले आप इस चीज़ को हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। जी आपका टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, और ऑफिस में भी इसकी कॉपीज पड़ी होंगी। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं पिक कर सकते वो ऑफिस में आके अपना टेस्ट ले जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको ऑफिस में जमा कराएंगे। जो टाइम आपको दिया जाएगा 1 दिन का या 2 दिन का, ऑफिस में हम टेस्ट जमा करा देंगे, आपके वहाँ पे कॉपीज भी होंगी, इसको वहाँ से आप ले सकते हैं। जी कल
बच्चे पूछ रहे हैं कि कल संडे है, कल क्योंकि संडे है तो आपके लेक्चर भी नहीं होंगे, तो लेक्चर साथ साथ यही चलते रहेंगे। और मंडे से एक और चीज़ भी इंक्लूड हो रही है टेस्ट की, तो टेस्ट टाइम आप खुद डिसाइड कर लेंगे। एमसीक्यूज बच्चे पूछ रहे हैं, एमसीक्यूज आपके इसी चैप्टर में सही होंगे जो आपके पास की बुक्स मौजूद हैं, स्कॉलर की हैं या कॉलेज फिजिक्स की हैं, उसमें से भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम आप टेक्स्ट बुक को ही कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। और एमसीक्यूज के लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरह अगर पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे। बाकी आपके पास जो की बुक मौजूद होगी, चाहे वो स्कॉलर की है चाहे वो कॉलेज फिजिक्स है, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं एमसीक्यूज की। टेस्ट बच्चे पूछ रहे हैं कि किस टाइम होगा टेस्ट। आपको यही टाइम 9-10 बजे भेज दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके लेक्चर चलते हैं 9 से 11 तक, तो आपको टेस्ट भी तकरीबन 11 बजे भेजा जाएगा कि लेक्चर लेने के बाद आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। यानी तकरीबन इसके लिए फिजिक्स की बात करें तो तकरीबन आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप पेपर से एमसीक्यूज देखेंगे और एमसीक्यूज का नंबर लिखेंगे। फर्ज किया एमसीक्यूज नंबर 1 है, तो उसके आगे आप उसका ऑप्शन लिख देंगे कि उसका ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, उसको आप लिख देंगे। जी आपकी बुक का पूछ रहे हैं अक्सर बच्चे। जी की बुक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपके पास स्कॉलर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे कॉलेज फिजिक्स हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तकरीबन तमाम में मटेरियल जो है वो सेम ही होता है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्ट ऑफिस में जमा कराने हैं। नहीं, आप व्हाट्सएप पे पिक नहीं भेज सकते टेस्ट की, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आप पिक भेजेंगे वो हम चेक नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको टेस्ट व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा ग्रुप में, लेकिन आपने उसको सॉल्व करके ऑफिस में जमा कराना ही होगा। इस तरह आप कर सकते हैं कि फर्ज किया 3 दिन के आपके टेस्ट हो गए, तो वो 3 दिन के टेस्ट आप ऑफिस में जमा करा दें। वो 3 दिन के टेस्ट के बाद आप अगले 3 दिन के टेस्ट, यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना ही आए जमा करा जाएँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो टेस्ट आपके पास इकट्ठे हो जाएँ, 2 सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के, वो आप ऑफिस में जमा करा सकते हैं। लेकिन इन टेस्टों की अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है कि वो पेपर कब लेती है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि हम सिलेबस जो पढ़ चुके हैं, उस सिलेबस को आपको तैयार करने की टेस्ट शेड्यूल बनाया गया है। जी, सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस में जो चीज़ें शामिल होंगी, वो टेस्ट में भी शामिल होंगी, और जो स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें शामिल नहीं होंगी, वो आपके टेस्ट में भी शामिल नहीं होंगी। यानी आपके जो सारे टेस्ट चलेंगे, वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही होंगे। अभी कुछ बच्चे हैंड रेज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना सवाल नहीं पूछ पा रहे, वो अपना सवाल चैट में लिख सकते हैं। चैट में लिखे जाने वाले सारे सवाल हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम का आपको जवाब दे सकें। टेस्ट के मुताबिक कोई कन्फ्यूजन हो, आप टीचर से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जी, बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर हम किसी मजबूरी की वजह से टेस्ट ना दे सके तो बाद में जमा करा सकते हैं? बच्चे कोशिश करें कि आप विद इन टाइम इसको जमा करा दें, क्योंकि आप जमा कराएँगे तो हम चेक करके आपको वापस करेंगे। ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि आप टेस्ट लिख के अपने पास रखते रहें, फिर जब छुट्टी ओपन हो फिर आप लोग हमें टेस्ट दें, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ऑफ़िस में टेस्ट लाज़मी जमा कराएँ, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। जी स्टूडेंट, हमारे लेक्चर का टाइम तकरीबन एंड हो चुका है। इसी वजह से क्या है कि आप टेस्ट तैयार करें, इन लेक्चर को भी रिवाइज़ करें। अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें बाकी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।